हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। आइए सबसे पहले हम लोग जॉन मिल्टन के बारे में जान लेते हैं। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को लंदन में हुआ था। वे 17वीं सदी के जाने माने एक कट्टर धार्मिक कवि थे। ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ते लिखते थे और इन्होंने खुद ही माना है कि ये देर रात तक पढ़ते लिखते थे, कविताओं की रचना करते थे, जिसकी वजह से 44 वर्ष की उम्र में इनके आँखों की रोशनी खो गई। यानी कि 44 की उम्र में ये पूरी तरह से अंधे हो गए। तब इनका जीवन इनके लिए और भी चुनौतियों से भर गया, क्योंकि तब तक ब्रेल लिपि का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो इनको ऐसे लगा कि इनका जो पोएट्री कंपोजिशन का टैलेंट है वो कहीं न कहीं इनसे छूट जाएगा। लेकिन इन्होंने अपनी बेटी की मदद ली और कंपोजिशन जारी रखा, रचनाएं जारी रखी। और जितने भी इनके बड़े बड़े एपिक्स हैं, काव्य हैं, वो इनके अंधे होने के बाद ही लिखे गए हैं। जैसे पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रीगेंड, ये सब इनके अंधे होने के बाद इन्होंने लिखा हुआ है। ये अपने आप को इतने अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखते थे कि इनको लेडीज क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम लोग बुक की ओर बढ़ते हैं। ये कविता 9th क्लास के बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा से लिया हुआ है। यहाँ पर भी पोएट के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लिखा हुआ है। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न इन ब्रेड स्ट्रीट, लंदन ऑन 9th दिसंबर 1608। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को लंदन के ब्रेड स्ट्रीट में हुआ था। ही वॉज अ वेल नोन प्यूरिटन पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी। वो 17वीं सदी के जाने माने एक कट्टर धार्मिक कवि माने जाते थे। इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट ही लॉस्ट हिज आई साइट बट डेवलप्ड हिज इनसाइट टू द मैक्सिमम। यह व्यापक रूप से जाना जाता था कि उनके आँखों की रोशनी चली गई है, लेकिन उन्होंने अंतर्दृष्टि को अधिकतम रूप से विकसित किया। ही कंपोज्ड एल अलेग्रो एंड आई एल पेंसरोसो, कॉमोस एंड लेसिडास, उनकी ये सारी रचनाएं हैं। हिज ग्रेट एपिक पोएम्स पैराडाइज लोस्ट एंड पैराडाइज रीगेंड along with the play Samson Agonistes were his highly thoughtful and everlasting creation। तो यहाँ पे इनके जो काव्य हैं वो पैराडाइज लोस्ट है और पैराडाइज रीगेंड है। लेकिन इसी के साथ साथ along with the play, इसी के साथ साथ इनकी जो नाटक है सामसन एगोनिस्टिस, ये हाईली थॉटफुल थे, यानी कि अधिक विचारशील थे, एंड एवर लास्टिंग क्रिएशन, और ये चिरस्थायी रचना थी। ही वॉज नॉन फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल, ये अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। आइए अब हम लोग कविता के बारे में जानते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पेट्रार्कन सोनेट। सोनेट वैसी कविता होती है जिसके अंतर्गत 14 लाइन इंक्लूड होते हैं। द ओपनिंग 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, वेरेस द कंक्लूडिंग 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट। तो यहाँ पे शुरुआत के जो 8 लाइन होते हैं उसको हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं, और जो लास्ट के 6 लाइन्स होते हैं उसको हम लोग सेस्टेट बोलते हैं। दिस सोनेट डील्स विथ हिज मेंटल कंडीशन when he was deprived of his eyesight। deprived का मतलब होता है वंचित हो गए। तो ये कविता कवि के मानसिक स्थिति को दिखाता है, दर्शाता है, जब वो अपनी आँखों की रोशनी खो दिया हुआ है, आँखों की रोशनी से वो वंचित हो गया हुआ है। आइए अब हम लोग पोएम को देखते हैं। आइए हम लोग पोएम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट 8 लाइन जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव, ऑक्टेव बोलते हैं, और जो लास्ट के 6 लाइन्स होते हैं उसको बोलते हैं सेस्टेट, सेस्टेट।
और जहाँ पे थॉट्स चेंज हो जाते हैं, चाहे बीच के वो ये लाइन हो या ये लाइन हो, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टा। वोल्टा। आइए अब हम लोग देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। चूँकि ये पेट्रार्कन सोनेट है तो इसकी राइमिंग स्कीम होगी, प्रथम जो ऑक्टेव है उसकी होगी ए बी बी ए, ए बी बी ए, इस तरह से होगी। और जो 6 लास्ट के लाइन होते हैं जिसको हम लोग सिस्टेट बोलते हैं, उसकी होगी सी डी ई, सी डी ई। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम आती है। आइए इस कविता को हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि ये स्कीम सही बैठ रही है या नहीं। प्रथम 8 लाइन लेते हैं। देखिए यहाँ स्पेंड है, स्पेंट, इसको लिखते हैं ए। वाइड बी, हाइड, वाइड और हाइड ये मिलता जुलता है, इसीलिए इसको भी बी लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट में हमने देखा था स्पेंट और यहाँ पे है बेंट, तो दोनों का साउंड एक जैसे है, इसको भी लिखेंगे ए। अब आप देखिए कैसे हो गई, ए बी बी ए हो गया। फिर है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को हम लिखते हैं ए। फिर है चाइल्ड, बी और डिनाइड, बी, चाइल्ड और डिनाइड सेम साउंड है। प्रिवेंट, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट और प्रिवेंट सेम साउंड है, तो यहाँ पे ए लिखते हैं। अब क्या हो गया, ए बी बी ए बी बी ए, तो ये रहा ऑक्टेव की। अब सिस्टेप की कैसे होगी यहाँ पे समझिए। यहाँ होगी नीड, दिया हुआ है नीड, तो यहाँ सी लिखते हैं, बेस्ट डी लिखते हैं और स्टेट ई लिखते हैं, तीनों अलग अलग है। फिर से देखिए स्पीड और नीड एक जैसे है तो ये सी लिखेंगे, रेस्ट एंड बेस्ट एक जैसे है तो यहाँ डी लिखेंगे, और वेट और स्टेट तो यहाँ पे लिखेंगे ई। तो इस तरह से आपका राइमिंग स्कीम क्या बन रहा है सिस्टेट के लिए, सी डी ई, सी डी ई, तो ये राइमिंग स्कीम है। अब हम लोग बढ़ते हैं कविता की ओर। अगर हम इस सोनेट की बात करें तो ये सोनेट नंबर 19 है और इसकी जो टाइटल दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है वो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कविता की फर्स्ट लाइन ही दी हुई है। लेकिन यहाँ जो हेडिंग है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये थॉमस न्यूटन के द्वारा लिखी हुई है या हेडिंग दिया गया है। आइए अब हम लोग कविता को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ, जब मैं ये सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मैंने अपने आँखों की रोशनी खो दिया है, किस तरीके से मैं अंधा हो गया हूँ। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एर हाफ माई डेज, मेरे जीवन का आधा भाग तो मैंने जी लिया है, लेकिन आधा भाग अभी भी बाकी है। उस हाफ लाइफ में, आधे जीवन में, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मुझे जीना पड़ेगा। ये आधा जीवन मुझे अंधकार में संसार में जीना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने आँखों की रोशनी को पूरी तरह से खो दिया है। तो इस अंधकार में संसार में मुझे जीना पड़ेगा जो कि वाइड है, जो कि बहुत विस्तृत है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट की बात हो रही है। दैट वन टैलेंट, तो लेखक के पास कौन सा टैलेंट है, पोएट्री कंपोजिशन की। तो वो कह रहा है कि वो टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, मेरे मृत्यु के साथ ही छुप जाएगा, मेरी मृत्यु के साथ ही चला जाएगा, मेरी मृत्यु के साथ ही ढक जाएगा। लॉक्ड विथ मी अनलेस दो माई सोल मोर बेंड, लॉक्ड विथ मी अनलेस, और यदि मैं जीवित रहता हूँ
तो ये मेरे साथ रहेगी, लेकिन कैसे रहेगी? यूजलेस रहेगी, बेकार की रहेगी, क्योंकि मेरे पास अब आई साइट नहीं है, मेरे आँखों की रोशनी चली गई है। तो ये जो टैलेंट है पोएट्री कॉम्पोजिशन की, ये मैं जीवित रहूँगा तो रहेगी, लेकिन यूजलेस रहेगी, बेकार रहेगी। दो माई सॉल मोर बेंड, यद्यपि मेरी आत्मा ज़्यादा विनम्र है। किस लिए? टू सर्व देयर विथ माई मेकर, कि वह अपने ईश्वर की, क्रिएटर की, मेकर की सेवा कर सके। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत कर सके, माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत कर सके, क्या प्रस्तुत कर सके? माई ट्रू अकाउंट, मेरा सही लेखा जोखा। यहाँ पे बात हो रही है इस लाइन में डे ऑफ जजमेंट की, कि जब ईश्वर सबका न्याय करने बैठेंगे, संसार के अंत में ईश्वर के समक्ष सभी प्राणियों को उपस्थित होना पड़ेगा। उस दिन की बात कर रहा है कि एंड प्रेजेंट, तब मैं प्रेजेंट कर सकूं, प्रस्तुत कर सकूं माई ट्रू अकाउंट, मेरा सही लेखा जोखा मैं ईश्वर के सामने दे सकूं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और लौटने पर मुझे डांट न पड़े। उस अंतिम दिन में ईश्वर के समक्ष लौटने पर मुझे ईश्वर से डांट ना मिले। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। अब यहाँ पे कवि कह रहा है डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर सच में चाहता है कि मैं दिन रात मेहनत करूं? यद्यपि मेरे आँखों की रोशनी खो गई है, लाइट डिनाइड, मेरे पास अब आँखों की रोशनी नहीं रह गई है, मैं अंधा हो चुका हूँ, तभी भी क्या ईश्वर हमसे चाहता है कि हम दिन रात एक नॉर्मल इंसान की तरह मेहनत करें, काम करें? आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। आई फॉन्डली आस्क, मैंने उत्सुकता से पूछ लिया, बट पेशेंस, लेकिन धैर्य ने, टू प्रिवेंट, मुझे रोक लिया। टू प्रिवेंट, मुझे रोक लिया। दैट मरमर सून रिप्लाइज, और जो मैं बड़बड़ा रहा था, मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना, जो मैं बड़बड़ा रहा था उसी बड़बड़ाहट से मुझे रिप्लाइज मिलती है, मुझे जवाब मिलता है। क्या मिलता है? गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को नहीं चाहिए, ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? अब आगे आइए सुनते हैं। आई फॉन्डली आस्क, मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा, बट पेशेंस, लेकिन धैर्य ने, टू प्रिवेंट, मुझे रोक लिया। दैट मरमर, और बड़बड़ाहट में जो मैं बोल रहा था, सुन रिप्लाइज, मुझे बड़बड़ाहट से एक जवाब मिल गया। गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं है। आइदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट, मनुष्य के किसी भी काम की या उसके दी हुई किसी उपहारों की ईश्वर को कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज गॉड इज़ आवर क्रिएटर, ईश्वर हमारा सृष्टि करता है। जो भी हम सबके पास टैलेंट है वो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो भला हम मनुष्य ईश्वर को क्या दे सकते हैं? हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। हु बेस्ट बियर, जो अच्छी तरीके से वहन करता है, सहन करता है, हिज माइल्ड योक, उसकी दी गई परिस्थितियों को, उसके दी गए सुख दुख को जो अच्छी तरीके से सहन कर लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सच्ची सेवा करता है या सबसे अच्छी तरीके से सेवा करता है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी जो स्टेट है, उसके साम्राज्य है, वो राजाओं के जैसे है। गॉड इज किंग ऑफ किंग, ईश्वर राजाओं का राजा है और उसका स्टेट किंगली है। थाउजेंड एट हिज बीडिंग स्पीड and post over land and ocean without rest. Thousands, हजारों लोग, हजारों देवदूत लोग, हजारों दासी लोग, at his bidding speed, उसके आदेश पर बहुत द्रुत गति से,
एंड पोस्ट ओवर लैंड, कहीं भी दुनिया में जा सकते हैं, एंड ओशन, और समुद्र में जा सकते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईश्वर राजाओं का राजा है और उसके एक आदेश पे हजारों लोग उसकी सेवा में बहुत द्रुत गति से कहीं पर भी जा सकते हैं। कहाँ पे? पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, कहीं भी, किसी भी देश में और किसी भी समंदर में वो जा सकते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए वो जा सकते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे लोग भी सेवा कर सकते हैं हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो कि अपनी बारी का धैर्यपूर्वक खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। गाइस, आई होप ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।